हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग गैल्वेनिक सेल लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था ईएमएफ ऑफ द सेल। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज बेसिकली sum of oxidation potential of anode and reduction potential of anode। तो किसी भी सेल की ईएमएफ क्या होती है? तो एनोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी और कैथोड पर मौजूद इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। समान तौर पर क्वेश्चन के अंदर जो हमें डेटा दिया होता है वह रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल फाइनली हम लोगों ने डिफाइन किया था वह था डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो जो हम लोग डिफिनेशन यूज करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल का, दैट इज डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। फिर आप लोगों को मैंने बताया था फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या है? तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क फ्रॉम अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम से कितनी मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करी जा सकती है वह उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है। जैसे 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 सिस्टम वर्क करता जाता है उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाती है। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमारी गैल्वेनिक सेल भी क्या है? एक सिस्टम है। तो जैसे जैसे सेल वर्क करता जाएगा उसकी फ्री एनर्जी घटती चली जाएंगी। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल होंगी वो इक्वल होंगी वर्क डन बाय द सेल। तो सेल कितनी वर्क करेगा? सेल से अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रही है और उसकी ई सेल है तो वर्क डन बाय द सेल क्या हो जाएंगी? तो क्यू इंटू ई सेल। लेकिन केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम दिया जाता है माइनस नेगेटिव में, इसे वर्क डन बाय द सेल माइनस क्यू इंटू ई सेल। तो यहाँ चार्ज की मात्रा किस में मेजर करी जाएंगी? तो फराडे में। तो जो वर्क डन बाय द सेल हो जाएगी माइनस एन एफ ई सेल। तो इसलिए जो डेल्टा जी आप लोग को मैंने जो पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी सेल में जो चेंज फ्री एनर्जी होगी डेल्टा जी, मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर जो डेल्टा जी होगी दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होगी। और स्टैंडर्ड स्टेट पर जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल हो जाती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैल्वेनिक सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू क्या? तो माइनस एन एफ ई सेल। और स्टैंडर्ड स्टेट पर चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल इक्वल टू होगी माइनस एन एफ ई नॉट सेल। नो नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या है तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन वह इक्वेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी गैल्वेनिक सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेजर कर सकते हैं। तो बी कंसीडर अ सेल रिएक्शन। हम लोग अपने मन से मान लेते हैं बी कंसीडर अ सेल रिएक्शन। हम लोग अपने मन से मानते हैं कि उसी सेल में होने वाले एक रिएक्शन, सपोज ए प्लस बी बी गिविंग अस सी सी प्लस डी डी, ये कोई सेल में होने वाली रिएक्शन है। ऑब्वियसली कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, स्मॉल बी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड बी है, स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी एंड डी है। तो अपने मन से मान लेते हैं कि कोई सेल में होने वाली रिएक्शन अगर ये है तो इफ यदि डेल्टा जी, अगर मान लेते हैं कि डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या है? तो चेंज इन फ्री एनर्जी है किसकी? तो ऑफ सेल या कि रिएक्शन, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन या इन सेल रिएक्शन या इन सेल या कि इन सेल रिएक्शन कहिए।
तो अगर मान लेते हैं कि सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी है, मतलब इस रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी क्या है, तो डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज चेंज इन फ्री एनर्जी इन सेल या कि रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मान लेते हैं कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर इस सेल में होने वाली जो चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी है। तो डेल्टा जी क्या है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी इन सेल या कि सेल रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर डेल्टा जी है। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या है, तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी इन सेल या कि इन सेल या इन रिएक्शन या इन सेल रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस सेल रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब यदि आप टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 मोल पर लीटर लें, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर मान लेते हैं कि इस सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट है। तो डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल है या कि सेल रिएक्शन है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी प्रेशर, कुछ भी टेम्परेचर हो, तो डेल्टा जी क्या है, तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल या सेल रिएक्शन है। डेल्टा जी नॉट क्या है, तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी है इन सेल या कि सेल रिएक्शन। देन तो देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार किसी भी सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर पर अगर डेल्टा जी, देन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो डेल्टा जी होती है मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में, चाहे उस सेल में होने वाली रिएक्शन क्यों न हो, किसी भी रिएक्शन में होने वाली चेंज इन जो फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q, RT ln Q। तो थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार किसी भी रिएक्शन, चाहे वो किसी गैल्वेनिक सेल में होने वाली है कि रिएक्शन क्यों न हो, तो किसी भी रिएक्शन में चेंज इन फ्री एनर्जी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q, जहां पर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड Q, वेयर Q क्या है, तो वेयर Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट, जहां पर Q क्या है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, वेयर Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होती है, तो आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम बताया था। रिएक्शन कोएफिशिएंट बेसिकली रेशियो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, उसके पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब Q अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी टू द पावर स्मॉल सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी टू द पावर स्मॉल डी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम टी टू द पावर स्मॉल a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B एट एनी टाइम टी टू द पावर स्मॉल b। लेकिन ध्यान रखें, नोट, यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन में है तब रिएक्शन कोएफिशिएंट हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेते हैं, लेकिन अगर कोई गैसेस रिएक्टेंट आ जाए या गैसेस प्रोडक्ट आ जाए तो रिएक्शन के कोएफिशिएंट में उसकी पार्शियल प्रेशर ली जाती है। तो ध्यान रखें, नोट, ऑब्वियसली इन सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होती है, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होती है टेकन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेकन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, in terms of concentration, but if any reactant और प्रोडक्ट, यदि लेकिन कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होता है, और इन गैसेस स्टेट, अगर गैसेस स्टेट में होता, गैसेस स्टेट, देन इन रिएक्शन कोएफिशिएंट their partial pressure is taken, their partial pressure मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ली जाती है। तो ध्यान रखेंगे, यदि हमने कंसीडर करा एक सेल रिएक्शन, मतलब किसी सेल में होने वाली रिएक्शन,
अगर इस रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर पर डेल्टा जी है, तो डेल्टा इज चेंज इन फ्री एनर्जी इन सेल या इस सेल रिएक्शन में, इन सेल रिएक्शन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इस सेल रिएक्शन में होने वाली जो चेंज इन फ्री एनर्जी है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर डेल्टा जी है, और डेल्टा जी नॉट क्या है, तो स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी इन सेल या कि इन सेल रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है, आपको मैंने बताया था थर्मोडायनामिक्स में इक्वेशन कि किसी भी रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर, तो किसी सेल में होने वाली जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q, जहां पर Q क्या है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होती है, तो रेशियो होती है किसकी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, जिसके पार में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है। मतलब Q इक्वल टू क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम t टू द पावर स्मॉल c, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट एनी टाइम t टू द पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t टू द पावर स्मॉल a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t टू द पावर स्मॉल b। लेकिन ध्यान रखें, यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन के अंदर है तो आप रिएक्शन कोएफिशिएंट में कॉन्सेंट्रेशन लगे, सॉल्यूशन रिएक्शन कोएफिशिएंट टेकन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यदि कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में होता है, यदि कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस स्टेट में होता है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर उसकी पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन गैस के केस में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन की। इसलिए यदि कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस स्टेट में होता है, तब हम रिएक्शन कोएफिशिएंट में उसकी पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर लेते हैं और उसके पार में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाल देंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स किसी भी सेल में होने वाले रिएक्शन की जो चेंज इन फ्री एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q, जहां Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। लेकिन बट इन गैल्वेनिक सेल में इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं कि जो डेल्टा जी है ना जी, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस ln मतलब होता है लॉग बेस में। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर लॉग बेस में EX है और इसे लॉग X बेस में 10 में चेंज करनी है, तो क्या करिए, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लॉग बेस में E को अगर लॉग बेस में 10 में चेंज करना है, लॉग बेस में ln मतलब लॉग बेस में E, अगर लॉग बेस में E को अगर लॉग बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएंगे डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, ये लॉग Q, लॉग मतलब बेस में E, मतलब लॉग बेस में 10। यदि कहीं ln लिखी हुई है इसका मतलब लॉग बेस में E होती है, और लॉग लिखी हुई है तो बेस में 10 होती है। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है बट इन गैल्वेनिक सेल वी नो, किसी भी गैल्वेनिक सेल में हम लोग जानते हैं इन गैल्वेनिक सेल वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वी नो दैट जो डेल्टा जी होती है, मतलब चेंज फ्री एनर्जी जो होती है किसी भी सेल की एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो इक्वल होती है माइनस NF E सेल एंड जो स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होती है माइनस NF E नॉट से, माइनस NF E नॉट से। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो डेल्टा जी होती है, जो चेंज फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर, वो इक्वल होती है माइनस NF E सेल, और स्टैंडर्ड चेंज फ्री एनर्जी होती है माइनस NF E नॉट सेल। तो यहाँ डेल्टा जी जब अपन पुट कर देंगे कितनी, तो माइनस NF E सेल इज इक्वल टू वाट, तो डेल्टा जी नॉट की जगह पर पुट करेंगे माइनस NF E नॉट सेल प्लस वाट, तो 2.303 RT, ये लॉग Q जिसमें। तो अगर हम लोग यहां पर क्या करें, तो माइनस NF से सबको डिवाइड कर दिए, इसको भी माइनस NF से डिवाइड कर दिए, इसे भी माइनस NF से डिवाइड कर दिए, इसे माइनस NF से डिवाइड कर दिए। दिस इम्प्लाई दिस विल कम आउट, ये E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log Q, ये इक्वेशन आ जा रही है। तो ये इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन
ऐसी इक्वेशन है जिसके द्वारा किसी भी सेल की ईएमएफ आप निकाल सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर। तो किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ द सेल माइनस 2.303 RTNF log Q। तो इट इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। तो हमने कंसीडर करा एक सेल रिएक्शन दैट A प्लस BB गिविंग अस CC प्लस DD एक कोई सेल में होने वाली रिएक्शन है। अगर इस सेल में होने वाली रिएक्शन में जो चेंज इन फ्री एनर्जी है डेल्टा G है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर, तो मान लेते हैं कि इस सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी है कि इस सेल रिएक्शन में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर डेल्टा G है और स्टैंडर्ड स्टेट पर इसमें होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर वो इक्वल होती है स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q, जहां पर Q क्या है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होती है, तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T, उसके पार में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी। तो Q इक्वल टू रिएक्शन कोएफिशिएंट होगी। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T, जिसके पार में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होती है। लेकिन ध्यान रखें, यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन में होगा तो रिएक्शन कोएफिशिएंट में आप कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई गैस स्टेट में होगा तो हम उसकी पास से प्रेशर लेते हैं। तो ये डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ln में तो होता है लॉग बेस में, तो लॉग बेस में को अगर हम लॉग बेस में 10 में चेंज करना चाहते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए डेल्टा G मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी इन सेल रिएक्शन इक्वल होगी स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log Q। लेकिन गैल्वेनिक सेल में पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि किसी भी सेल में होने वाली जो चेंज इन फ्री एनर्जी होती है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर वो इक्वल होती है माइनस NF ई सेल, एंड स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी जो होती है सेल में वो माइनस NF इनवर्ट सेल होती है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो ये आपको इक्वेशन आ गया ई सेल मतलब किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर कितनी होती है, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ द सेल माइनस 2.303 RT NF log Q। इट इज द इक्वेशन, ये वैसी इक्वेशन जिसके द्वारा किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सेल का ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर मेजर करने के लिए आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो जानकारी होनी चाहिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड ईएमएफ द सेल आपको पता होना चाहिए, जो कि फिक्स वैल्यू होती है हर सेल की। तो स्टैंडर्ड स्टेट पर बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल डेटा द्वारा आता है, तो ये फिक्स वैल्यू है। और बेसिकली आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए और रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो आप किसी भी सेल के में किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल की ईएमएफ अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर करनी है तो उसके लिए इक्वेशन होगी क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। इट इज कॉल्ड, ये कहलाती हैं नस्ट इक्वेशन। ये क्या कहलाती है, तो इट इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन की मदद से इट इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो नस्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। लेकिन समान तौर पर कोई भी जो सेल होती है वो रूम में ही रखी होती है। सेल कहाँ रखी होती है, रूम में, उसको भट्टी में थोड़ी जाकर डाल देंगे। कोई भी सेल को कहाँ रखेंगे, तो रूम के अंदर रखेंगे। तो सामान्य तौर पर जो हमारा सेल होता है रूम के अंदर रखा होता है और रूम की जो टेम्परेचर होती है वह 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ली जाती है। तो ऑब्वियसली इसे नस्ट इक्वेशन को हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालते हैं। तो ऑब्वियसली एट T इक्वल टू 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर जो 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू आती, दैट इज इक्वल टू 2.303 R की वैल्यू आप कितना लेंगे, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितनी, तो 298 अपॉन F मतलब फराडे मतलब 96500। तो रूम टेम्परेचर पर 2.303 RT की जो वैल्यू आती है वो 0.0591 आती है। तो रूम टेम्परेचर पर 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू होती है वह 0.0591 होती है। इसीलिए जीएम ऑफ द सेल हो जाएगी मतलब ई सेल
इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो ई नॉट सेल, इसलिए नस्ट इक्वेशन एट, इसलिए नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन, टी इज इक्वल टू 298 केल्विन पर जो नस्ट इक्वेशन हो जाएंगी वो क्या होंगी, तो 298 केल्विन पर जो नस्ट इक्वेशन हो जाएंगी ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, तो ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एफ की जो वैल्यू होती है, 2.303 RT अपॉन एफ की जो वैल्यू होती है 298 केल्विन पर कितनी, तो 0.0591 अपॉन ये n, ये log Q, इट इज द व्हाट, तो नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। ये क्या है, तो नस्ट इक्वेशन है किसके ऊपर, तो 298 केल्विन पर। तो समान तौर पर हम लोग यही इक्वेशन यूज करते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो हम टेम्परेचर कितना लेते हैं, तो 298 केल्विन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि जो सेल होगी रूम में रखी होगी, मतलब रूम टेम्परेचर पर होगी। तो ये हो गई नस्ट इक्वेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कुछ भी टेम्परेचर आप लेंगे तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन ये होगी। लेकिन समान तौर पर जो हमारा सेल होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा होता है, इस कारण से टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं। तो 298 केल्विन पर जो 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू आती है, 298 केल्विन पर 2.303 RT अपॉन एफ की जो वैल्यू आती 0.0591 आता है, इसलिए नस्ट इक्वेशन है 298 केल्विन क्या होंगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। इफ, यदि, केस फर्स्ट में यदि किसी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आ जाए, केस फर्स्ट में इफ ई सेल इज ग्रेटर देन 0, किसी भी सेल का ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर टेम्परेचर पर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब पॉजिटिव, या कि ये उसमें होने वाली जो चेंज फ्री एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होती है, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है, तो एन इज द नंबर ऑफ फराडे, एन इज द नंबर ऑफ फराडे, तो ये तो पॉजिटिव है, एफ मतलब 96500 कूलम। अगर किसी भी सेल का ईएमएफ अगर पॉजिटिव आएगा तो उसमें होने वाले चेंज इन एनर्जी क्या आएगी, तो निगेटिव आएगी। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी सेल की ईएमएफ ग्रेटर देन 0 है या उसमें होने वाले चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव आ रही है, देन सेल इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ अकरिंग, स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ अकरिंग। तो किसी भी सेल का ईएमएफ अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा या उसमें होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव है, तो हम लोग कहेंगे सेल को स्पॉन्टेनियस, मतलब वो सेल स्पॉन्टेनियसली मतलब बाय इटसेल्फ वर्क करेगा। ना केस सेकंड में इफ, यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द सेल मतलब ये सेल निगेटिव आ जाए, लेसर देन 0 हो जाए, तो अगर किसी भी सेल की ई सेल निगेटिव है, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई सेल। अगर ई सेल अगर निगेटिव हो गई, अगर ये निगेटिव आ रहा तो बेसिक निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब किसी भी सेल की निगेटिव है और उसमें चेंज इन फ्री एनर्जी क्या है, तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएंगी। देन सेल इज कॉल्ड, तो वो सेल कहलाती है, सेल इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो सेल क्या कहलाती है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट सेल्फ अकरिंग। तो अगर किसी भी सेल की ग्रेटर देन 0 या उसमें होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी निगेटिव है तो वो सेल कहलाती है स्पॉन्टेनियस। अगर किसी भी सेल की निगेटिव है या उसमें होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो वो सेल क्या कहलाती हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाती हैं। केस थर्ड में यदि किसी भी सेल की ईएमएफ, केस थर्ड में इफ यदि किसी भी सेल की ईएमएफ है वो 0 हो जाए, तो ईएमएफ 0 मतलब क्या हुआ, किसी भी सेल का ईएमएफ 0 मतलब वो सेल काम ही नहीं करेगा, मतलब डिस्चार्ज हो गया, मतलब स्थिर हो गया। तो अगर किसी भी सेल की ईएमएफ 0 हो जाए और कि उस सेल में होने वाली चेंज इन फ्री एनर्जी 0 हो जाए, देन हम लोग कहते हैं सेल गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो हम लोग कहते हैं सेल गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज, तो हम लोग कहते हैं सेल क्या हो गई, तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई, कंप्लीटली डिस्चार्ज एंड एट इक्विलिब्रियम, एंड इज एट इक्विलिब्रियम, एंड सेल इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब स्थिर हो गई, डिस्चार्ज हो गई और स्थिर हो गई। या आप इसी कह सकते हैं उल्टा करके कि एट इक्विलिब्रियम, इसी को आप उल्टा करके भी कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, या कि जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज, और एट इक्विलिब्रियम या कि जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, देन जो सेल की जो ईएमएफ हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो अगर किसी भी सेल की ईएमएफ 0 हो गई मतलब सेल काम करना बंद कर जाएगा, मतलब
सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज होगी मतलब इक्विलिब्रियम पर आ गया। उल्टा करके भी कह सकते हैं कि जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएंगी या इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगी, जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय उसकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। जब सेल इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा मतलब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसकी जो ईएमएफ होगी वो क्या हो जाएंगी, तो जीरो। और उस समय उस रिएक्शन की जो रिएक्शन कोसेंट होगी, उस समय उस रिएक्शन की जो रिएक्शन कोसेंट होगी, उस समय जो उस रिएक्शन की रिएक्शन कोसेंट होगी वो इक्वल हो जाएंगे किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ध्यान रखेंगे किसी भी सेल की जो ईएमएफ होती है जीरो हो जाती है जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज कर जाता है इक्विलिब्रियम पे, या कि ये इक्विलिब्रियम पर क्या होती है, तो किसी भी सेल की जो ईएमएफ होती है वो जीरो हो जाती है और इसकी जो रिएक्शन कोसेंट होती वह इक्वल हो जाती है किसके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो ध्यान रखेंगे किसी भी सेल की जो ईएमएफ है वो जीरो हो जाती है कब, जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज कर जाता है या कि इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन से आप क्या जानते हैं, तो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन से आप क्या कहेंगे, तो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन आप जानते हैं जो ई सेल इक्वल टू होती है, ई सेल इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। तो ऑब्वियसली एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगी, तो ई सेल इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या, तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये क्या होगी, तो log Q की जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियसली जब सेल इक्विलिब्रियम, जब ई सेल जीरो होगी तो Q इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो Q हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली जब ई सेल जीरो होगी तो Q इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो Q होंगी। तब ऑब्वियसली फ्रॉम नस्ट इक्वेशन क्या कहेंगे, तो ई सेल इक्वल टू जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF क्या हो गई, तो log K हो गई। और इससे तो हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इसको इधर ले आए तो दिस इंप्लाई क्या हो जाएंगे, ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होंगी, तो दैट इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले आए तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log के हो गई। तो ऑब्वियसली से और आप लिख सकते हैं क्या कि log k इक्वल टू क्या हो गई, तो इसको log k इक्वल टू आप लिख सकते हैं NF ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर k इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो 10 टू द पावर क्या, तो NF ई नॉट सेल अपॉन क्या, तो 2.303 RT, या इसी को आप लिख सकते हैं k इक्वल टू वाट, तो 10 टू द पावर क्या, तो ये ऑब्वियसली ये इसे आप लिख सकते हैं, ये ऊपर में n रहने देते हैं, में ये NF ई नॉट सेल, ये हो गया n ई नॉट सेल ऊपर रहने देते हैं, ई नॉट सेल रहने देते ऊपर, अपॉन ये क्या हो जाएगी, तो 2.303 RT अपॉन F। तो इसकी जो वैल्यू होती है 298 केल्विन पर कितना, तो 0.0591 हो जाता। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं k इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितनी, तो n ई नॉट सेल अपॉन कितना, तो इतना की वैल्यू 0.0591 हो जाएगा, कितना पर, एट 298 केल्विन। तो ध्यान रखेंगे जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है या सेल एट इक्विलिब्रियम आ जाता तो उसमें ईएमएफ जीरो हो जाती है और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज कर जाएगा मतलब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उस समय ई सेल जीरो हो जाएंगी और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली फ्रॉम नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log Q। तो ऑब्वियसली जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज कर गया तो ई सेल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K। तो यहाँ पर ऑब्वियसली K की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन की मदद से आप किसी भी सेल का किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा कि कंसीडर द सेल, करेक्ट सेल को कंसीडर करिए सेल है, ऑब्वियसली ये डैनियल सेल ही क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में
जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है Zn+2 सोल्यूशन में, और राइट हैंड साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड है Cu+2 सोल्यूशन। तो ये सेल दिया गया, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की 0.35 वोल्ट दी गई है और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट दी गई है। राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो सोल्यूशन तो हमें दिया हुआ सेल क्या है, तो गिवन एक गैल्वेनिक सेल दिया गया है, ऑब्वियसली ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ऑब्वियसली Zn+2 सोल्यूशन में डिप्ड है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो 0.1 मोल पर लीटर है। ऑब्वियसली ये Cu+2 ये 1 मोल पर लीटर, ऑब्वियसली ये कॉपर सॉलिड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है दैट इज एनोड है, और जो राइट हैंड साइड में होता है दैट इज द कैथोड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज एनोड एंड राइट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली कैथोड। तो ऑब्वियसली एट एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड पर क्या होती, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एंड कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन टेक प्लेस। तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड, ऑब्वियसली IUPAC कन्वेंशन के अनुसार जो एनोड होती है मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है लेफ्ट हैंड साइड में लिखी होती है, और जो कैथोड होती है वह राइट हैंड साइड में लिखी होती है। या ऐसे सीधे कि जहां पर एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन है वो एनोड है, जहां पर रिडक्शन है कैथोड है। तो बेसिक एट एनोड पर क्या होती, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो कैसे हो रही है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन क्या, तो जिंक जो इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडाइज करके किस में जा रहा, तो Zn+2 ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन में। बैलेंस करने के लिए कोई चार्ज नहीं, यहाँ +2 चार्ज है, दोनों साइड चार्ज को बराबर करनी है। चार्ज को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जिधर भी आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे एक माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। तो ये +2 और -2 चार्ज मिलकर के 0, इधर भी 0 चार्ज, इधर भी 0। तो ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन। उस तरह से एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है, एट कैथोड पर क्या होती है, तो रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर क्या होती, तो रिडक्शन होती है। तो यहां पर क्या होगा, तो ये Cu+2 है, ये Cu+2 है, ऑब्वियसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये कॉपर सॉलिड में चला जाएगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन कैथोड हाफ रिएक्शन, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, तो Zn सॉलिड प्लस ये Cu+2 एक्वस, ऑब्वियसली ये क्या दे रहा, तो Zn+2 एक्वस प्लस वाट, तो ये Cu दिस। तो ये क्या कहलाएंगे, इट इज सेल रिएक्शन। इस सेल में होने वाली रिएक्शन हो गई। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन होती है। एनोड पर होने वाली रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन कैथोड हाफ रिएक्शन, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये सेल रिएक्शन हो गई। तो करा कि राइट द सेल रिएक्शन, करा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो दिस इज सेकेंड वन, ये आपकी ये हो गई। बी में करा कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहां पर देखिए जी, जो एनोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, डिप्ड है किसमें, Zn+2 आयन में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो 0.1 मोल पर लीटर है। यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड है Cu+2 सोल्यूशन में, जिसमें Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 1 मोल पर लीटर है। तो यहां पर अगर कैलकुलेट करिए ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट पर नहीं है कि आप स्टैंडर्ड EF निकाल दीजिएगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करा हुआ है, मतलब 0.1 मोल पर लीटर, ऑब्वियसली एक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर किसी भी सेल की ईएमएफ अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी सेल की ईएमएफ निकालनी है तो उसके लिए हम नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो नस्ट इक्वेशन से आप जानते हैं कि जो किसी भी सेल की जो ईएमएफ होती है, ई सेल इज इक्वल टू वाट, तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log Q। लेकिन यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, तो टेम्परेचर हम लोग ले लेंगे रूम टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली नस्ट इक्वेशन के अनुसार किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होती है, ई नॉट सेल माइनस होता है 2.303
2.303 RT NF log Q होती है। लेकिन टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग टेम्परेचर 298 केल्विन मान लेंगे। तो 298 केल्विन पर 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू होती है वो 0.0591 होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या 0.0591 अपॉन N log Q। तो ये क्या हो गया? तो इट इज द नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। ये क्या है? तो इट इज नस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन। ये नस्ट इक्वेशन है 298 केल्विन। तो दिस इंप्लाई, इसका मतलब क्या हुई? तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गई? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू इज द रिएक्शन कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट क्या होती है? तो किसी सॉल्यूशन में जो रिएक्शन कोसेंट होती है वो इक्वल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। उसके पार में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या है? तो Zn+2 है, तो Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर, ऑब्वियसली ये कॉपर सॉलिड। आपको मैंने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में आने के इक्विलिब्रियम में जो प्योर सॉलिड होती है या प्योर जो लिक्विड होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मान ली जाती है। मतलब एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी के लिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेते हैं? तो 1 मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा आपका, सॉलिड का 1 मान लेते हैं, अपॉन ये सॉलिड है तो इसका 1 मान लेंगे, और इनटू ये कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो ये Cu+2 दिस वन। तो ऑब्वियसली अगर आपको अब द सेल निकालना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू पता होना चाहिए, एन की वैल्यू पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। तो Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको दी गई है, Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन पता है, एन भी आपको पता कि कैसे। तो 1 मोल अगर जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, अगर 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर फ्लो करेंगे। ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए हम मोल रिलेशन लगाते हैं। तो ऑब्वियसली यदि 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज करेंगी तो ऑब्वियसली 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कहां से कहां? तो एनोड से कैथोड। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? तो 2 फैराड है। मतलब एन की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? तो 2 होगी। तो यहां पर एन की वैल्यू तो 2 हो गई, ये हमें पता है। तो ये पता है। अब ई नॉट सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होगी, तो किसी भी सेल की ईएमएफ क्या होती है? तो डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड पर कौन सी है? तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, और एनोड पर कौन सी है? तो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगी? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो कैथोड की। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसकी? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऑब्वियसली तो कैथोड पर कौन सी इलेक्ट्रोड है? तो कहीं कॉपर इलेक्ट्रोड है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर कौन सा है? तो कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड पर कौन सी इलेक्ट्रोड है? तो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्टेट पर जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल दिस वन। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितनी हो गई? तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितना दिया हुआ है? तो इसकी वैल्यू दी गई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर कितना? तो 0.35 वोल्ट। एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड होता है, माइनस ऑब्वियसली इसकी कितनी दी गई है? तो 0.76 वोल्ट दी गई है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1.11 वोल्ट आ गई। इसीलिए ई सेल की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू आपने निकाला कितना? तो 1.11 वोल्ट माइनस ये 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी? तो ये 2, और ये लॉग कितनी हो गई? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट मतलब Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो 0.1 है, मतलब 0.1 अपॉन 1। तो ये 0.1 मतलब ऑब्वियसली कितनी हो गई? ये 0.1 मतलब कितनी हो गई? ये 0. मतलब ये आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू कितना हो आया? तो ई सेल इज इक्वल टू कितनी? तो ये 1.10 माइनस ये 0.0591 अपॉन ये 2 लॉग ये कितना? तो 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1। मतलब इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू कितनी हो गई? तो ये 1.10 माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2, ये इतनी वोल्ट हो गई ई सेल। तो कह रहा कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लिए। कह रहा सी में इज सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो चूंकि आपका ई सेल यहां पर क्या रहा है? तो सिंस ई सेल इज ग्रेटर देन 0, तो अगर किसी भी सेल की ग्रेटर देन 0 है मतलब वो सेल क्या हो जाएंगी?
स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। वो सेल क्या होंगी, तो स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ अकरिंग होगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि कंसीडर द सेल, करिए सेल को कंसीडर करिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड, राइट हैंड साइड में होता है कैथोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर की दी गई थी इतनी, जिंक कितनी, राइट द सेल रिएक्शन लिखिए, कैलकुलेट द एम ऑफ द सेल, कैलकुलेट करिए, इस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड पर होने वाले रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन कैथोड हाफ रिएक्शन। दोनों को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना है और ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई। तो किसी भी सेल की हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर में निकालनी है, दैट इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कुछ नहीं दिया गया, तो अपने मन से रूम टेम्परेचर मान लेते हुए ऑब्वियसली 2.303 RT अपॉन NF की वैल्यू 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.0591 ले लिए। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन होगी 298 केल्विन पर। तो बेसिक यहाँ पर हमें सब कुछ पता था क्या, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें पता है, ऑब्वियसली एन पता है, ई नॉट सेल पता नहीं थी। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होती है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की डिफरेंस, मतलब दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा में दिया गया है कॉपर की, जिंक की, इसे निकाल दिया। ठीक है, तो वन मोर एग्जाम्पल क्वेश्चन में करा कंसीडर द सेल, करेक्ट सेल को कंसीडर करिए। Zn+2 लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियसली एनोड होती है, राइट हैंड साइड में कैथोड होती है। ऑब्वियसली यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है Zn+2 सोर्स में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड है Cu+2 सोर्स में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। करेक्ट इस सेल की जो स्टैंडर्ड EMF है वो 1.10 वोल्ट है। This cell was completely allowed to completely discharge at 298 Kelvin। खरीद सेल को हम लोग क्या करना शुरू कर देते, तो डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं, मतलब वर्किंग लेना शुरू हो जाता और वर्क कराते 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 इस सेल को कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया जाता। तो ऑब्वियसली अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है उसमें सेल की EMF 0 हो जाती। खैर जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई उस समय रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 टू Cu+2 क्या होगी। When cell get completely discharge, जब सेल completely डिस्चार्ज हो गई उसमें Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो क्या होगी। तो सोल्यूशन ऑब्वियसली यहां पर सेल दिया गया, गिवन सेल, ऑब्वियसली कौन सी सेल दी गई है, तो ऑब्वियसली Zn है, जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है किसमें, तो Zn+2 सोल्यूशन में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। ऑब्वियसली यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड है Cu+2 सोर्स में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये आपकी क्या होगी, तो ये नोड होगी। और जो राइट हैंड साइड में वो क्या होगी, तो कैथोड। IUPAC कन्वेंशन के अनुसार जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एनोड होता है, राइट हैंड साइड में जो होता है वो कैथोड होता है। एनोड मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली गैल्वेनिक सेल में। तो एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। ऑब्वियसली एट एनोड पर क्या होगी, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एट एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एनोड पर क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज करेगा किस में, तो Zn+2 में। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। उसी तरह से एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है, तो एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर क्या होती है, तो रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर रिडक्शन होती है कैसे, तो ऑब्वियसली कैथोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर Cu+2 ऑब्वियसली क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद Cu+2 आयन सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर सॉल्वेंट में चलेगी रिडक्शन। अरे इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगी, तो ये सेल रिएक्शन हो जाएंगी। ये क्या होगी, तो ये सेल रिएक्शन होगी। दिस ये सेल को हम कंप्लीटली डिस्चार्ज करते हैं। तो बेसिक जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगी उस समय रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 टू Cu+2 क्या होगी, तो बेसिक फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन से आप कह सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ऑब्वियसली एट 298 केल्विन। नेक्स्ट इक्वेशन है 298 केल्विन। तो नेक्स्ट इक्वेशन के अनुसार किसी भी सेल की जो EMF होती है सेल इक्वल टू होती है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Q, ऑब्वियसली ये होती है।
तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और बेसी एन की वैल्यू कितनी, तो 1 मोल अगर जिंक ऑक्सीडाइज करेगी तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, तो एन की वैल्यू 2 लॉग क्यू, क्यू मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कॉपर सॉलिड है, इसकी तो इसकी 1 हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेसी ये कॉपर C+2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हेन सेल गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज, व्हेन सेल गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज, जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएंगी तो उसमें क्या होगा, जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएंगी तब क्या हो जाएंगी, तो ये सेल इक्वल टू 0 हो जाएंगी। ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है कितनी, तो 1.10 माइनस ये 0.0591 अपॉन 2, ऑब्वियसली ये लॉग क्या हो गई, तो ये Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये क्या, तो C+2 की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली ये आपका इसको इधर ले तो मैं 0.0591 अपॉन 2 ये क्या, तो लॉग ये Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C+2 की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1.10। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाई, इसे इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा लॉग ये Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये C+2 की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो 2 इंटू 1.10 अपॉन 0.0591। मतलब इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C+2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर ऑब्वियसली 2.20 अपॉन 0.0591, मतलब लगभग 10 टू द पावर 37.3 आ जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ये सेल है, इस सेल को कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दी, जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज होगी उस समय Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C+2 की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो क्या होगा। तो ये सेल दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन कैथोड हाफ रिएक्शन, दोनों को जोड़ दिया सेल रिएक्शन। तो नेक्स्ट इक्वेशन है 298 केल्विन से ये इक्वेशन होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर किसी भी सेल की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा, तो दैट इज इक्वल स्टैंडर्ड ईएन ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग क्यू। मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा मोल में ली जाती है, मतलब 1 मोल अगर जिंक ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, मतलब n की वैल्यू 2 होगी। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लेते हैं। तो जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज कर जाएंगी उसमें सेल की हम 0 हो जाएंगी, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 टू C+2। ठीक है, नाउ वन अनदर एग्जाम्पल। क्वेश्चन में करा था डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड M+N/M with concentration under STP conditions is given by expression this। करा कि कोई इलेक्ट्रोड है, कौन सा, तो M+N से, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर Ag+ से, ऑब्वियसली M+ से मतलब क्या हो सकता है, Ag+ से, ऑब्वियसली Ag हो सकता है C+2 से, ऑब्वियसली C हो सकता है Al+3 से, Al हो सकता है ऑब्वियसली Zn+2 से, Zn हो सकता है, मतलब कोई इलेक्ट्रोड है। कह रहे वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन लिया गया STP पर लिया गया है, विद कॉन्सेंट्रेशन अंडर STP, मतलब यहाँ पर सारा STP कंडीशन है। कह रहे अगर इस इलेक्ट्रोड को अगर हम STP पर लें, इस इलेक्ट्रोड को अगर हम STP पर लें तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर पर वो इक्वल होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग M+N की कॉन्सेंट्रेशन। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल है। आपको मैंने बताया जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते तो उसे हम लोग क्या करते, तो हाफ सेल। तो बेसिक जो नस्ट इक्वेशन होती है वो आप पूरे सेल के लिए भी लगा सकते हैं या हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर देते तो एक हाफ सेल है। तो जो नस्ट इक्वेशन है आप किसी हाफ सेल के लिए इंडिविजुअली लगा सकते हैं या कंप्लीट सेल के लिए भी लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा तो सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि गिवन इलेक्ट्रोड, जो दी गई इलेक्ट्रोड है, गिवन इलेक्ट्रोड यहाँ पर जो दी गई इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है, M+N से M है। तो कोई भी इलेक्ट्रोड क्या होता, तो एक हाफ सेल होता है। ये क्या, तो एक हाफ सेल है।
तो इसमें होने वाली जो सेल रिएक्शन हो गई, इसमें जो होने वाली सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली m+n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑब्वियसली m सॉलिड दे देगा। ऑब्वियसली जैसे अगर आपके पास Ag प्लस से Ag होता, Ag प्लस Ag हो जाता तो इसके लिए सेल रिएक्शन क्या हो जाती, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑब्वियसली Ag दे देता। अगर मान लेते कि Fe+3 से अगर Fe होती तो क्या होता, तो ऑब्वियसली Fe+3 ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe देता। अगर Zn+2 से Zn होती तब क्या होता, तो ऑब्वियसली ये Zn+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑब्वियसली Zn देता। तो उसी तरह से यहाँ पर m+n से m है, अगर ये इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियसली इसकी सेल रिएक्शन ये होगी। तो ऑब्वियसली ये एक सेल है, एक इलेक्ट्रोड क्या होती है, तो एक हाफ सेल कहलाती है, मतलब एक सेल रिएक्शन होगी, तो उसमें होने वाली रिएक्शन एक सेल रिएक्शन होगी। तो ऑब्वियसली फ्रॉम नस्ट इक्वेशन क्या है, तो किसी भी सेल की हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पर मेजर कर सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या है, तो एक इक्वेशन है जिसके द्वारा किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। अगर हाफ सेल के आप मेजर करना चाहते तो हाफ सेल की भी मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रॉम नस्ट इक्वेशन आप जानते हैं, नस्ट इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जो नस्ट इक्वेशन होती है वो होती ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग की होती है। ये होता है नस्ट इक्वेशन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो यहां पर आपका जो सेल है वो कौन सा है, तो हाफ सेल है। तो ये हाफ सेल की ईएमएफ, मतलब इस हाफ सेल की ईएमएफ अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर निकालना चाहते हैं, मतलब इस इलेक्ट्रोड की, मतलब इस हाफ सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगी m+n से m की माइनस क्या, तो 2.303 RT/NF लॉग की हो जाएंगी, दिस ये हो जाएगा। तो दिस सिंपल आप लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ध्यान दिए किसी भी इलेक्ट्रोड, कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक हाफ सेल होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब किसी भी हाफ सेल का जो ईएमएफ होगा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या होगा, तो दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल माइनस 2.303 अपॉन RT/NF, ये लॉग Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ प्रोडक्ट रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। तो यहाँ प्रोडक्ट सॉलिड है तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 लेना अपॉन ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी, तो m+n की। तो ये क्या हो जाएगी, तो दिस इंप्लाई ऑब्वियसली किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब किसी भी सेल की जो ईएमएफ है या किसी भी हाफ सेल की जो ईएमएफ हो जाएंगी वो इक्वल हो जाएंगी किसकी, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। यहाँ log 1/n लेंगे तो ये log 1 माइनस log mn हो जाएंगी, मतलब माइनस प्लस, मतलब ये आ जाएगा प्लस 2.303 RT/NF, ये क्या, तो log m+n की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगी, दिस वन। अब जरा देखिए 2.303 RT/F की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है 0.0591 होती है कब, तो एट T = 298 केल्विन, नॉट एट STP, नॉट एट STP। STP कहने का मतलब टेम्परेचर कितनी हो जाती है, तो 273 केल्विन। तो ये इसकी जो वैल्यू है, मतलब 2.303 RT/F की जो वैल्यू है वो 0.0591 होती है, लेकिन कब, तो T = 298 केल्विन पर होती है। तो 2.303 RT/F की वैल्यू 0.0591 होती है, लेकिन कितनी टेम्परेचर पर, तो 298 केल्विन पर, नॉट एट STP। इसीलिए ये इक्वेशन, मतलब ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोड की किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर कितनी हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये कितनी, तो 0.0591 अपॉन ये n log m+n की कॉन्सेंट्रेशन ये किस पर होगी, तो एट 298 केल्विन, नॉट एट STP, STP पर नहीं होगी। तो ये इक्वेशन होगी, दिस वन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड m+n विद कॉन्सेंट्रेशन अंडर STP कंडीशन गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, करा कि इस इलेक्ट्रोड की
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसटीपी पर इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल होता है और इसमें होने वाले सेल रिएक्शन ये हो गई। तो नस्ट इक्वेशन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पर ये होता है। तो बेसिकली अगर हम इस हाफ सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस हाफ सेल -2.303 RT अपॉन NF log Q। तो बेसिकली इस सेल का ईएमएफ मतलब इस हाफ सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस हाफ सेल -2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन m+n। तो बेसिकली इसे करें तो इतना ये इक्वेशन आया। लेकिन सब कुछ बिल्कुल इसमें सही था, सिर्फ यहाँ पर एसटीपी छोड़ करके 298 केल्विन लिख देता, मतलब यहाँ एसटीपी नहीं लिख करके 298 केल्विन लिख देता तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाती। तो ये इक्वेशन गलत क्यों हो जा रही है? क्योंकि यहाँ पर एसटीपी लिख दिया। एसटीपी लिखने का मतलब टेम्परेचर कितनी? तो 273 केल्विन, और 273 केल्विन पर 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.0591 नहीं होती, बल्कि 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.0591 कब होती है? तो 298 केल्विन पर। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन बिल्कुल सही होता यदि यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन लिखी होती, लेकिन यहां पर एसटीपी लिखने के कारण ये इक्वेशन क्या हो गई है? तो गलत हो गई है। ठीक है। तो अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। करिए सेल रिएक्शन को कंसीडर करिए। 2Fe सॉलिड O2 गैस 4H प्लस दिस। कर इस सेल की जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड स्टेट पर 1.67 वोल्ट है। कर इस ईएमएफ है मतलब कोई सेल में रिएक्शन हो रही होगी, कर किसी गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रही है और उस सेल की जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड स्टेट पर, नॉट डाला हुआ, नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर कितनी है? तो 1.67 वोल्ट है। कर यदि किसी टाइम टी पर Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.1 atm है और pH 3 है, तो उसका सेल पोटेंशियल मतलब उसका ईएमएफ बताइए। तो बेसिक हमने पढ़ा है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी सेल की ईएमएफ किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सेल की ईएमएफ अगर हमें निकालनी है तो ई सेल इक्वल टू क्या होगी? ई नॉट सेल माइनस ई सेल इक्वल टू क्या होगी? तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। इट इज इक्वल टू वाट? तो ई सेल इक्वल टू क्या होंगी? तो ई नॉट से तो अगर 298 केल्विन यहाँ टेम्परेचर दी गई है कितनी? तो 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। तो बेसिक 298 केल्विन डायरेक्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन है 298 केल्विन क्या हो जाएंगी? तो बेसिक नेक्स्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या होंगी? तो किसी भी सेल की जो ईएमएफ होगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ये लॉग क्यू दिस वन। तो यहां पर हमें पता क्या नहीं है? तो ई नॉट सेल तो हमें दी गई है, n नहीं पता। रिएक्शन क्वोशिएंट तो आसानी से आप पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट? तो ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? तो ई नॉट सेल इट हैज बीन गिवन, यहां पर दी हुई है कितनी? तो 1.67 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन ये n log Q। Q मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होती है? तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, उसके पार में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ये है मतलब Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर, इसका कोएफिशिएंट कितना? तो 2 है तो पावर में 2 देंगे इनटू H2O लिक्विड है, आपको मैंने बताया प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन 1 मानेंगे, अपॉन Fe सॉलिड है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मानेंगे इनटू ऑब्वियसली O2 है, गैसेस स्टेट में है। तो आपको मैंने बताया रिएक्शन क्वोशिएंट लिखने में ध्यान रखें, यदि कोई रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है तो हम उसकी पार्शियल प्रेशर ले लेंगे, मतलब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ले लेंगे किसी टाइम टी पर, ऑब्वियसली इनटू ये वाट? तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में ऑब्वियसली H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर पार में कितनी हो जाएगी? तो 4 दिस वन। तो यहाँ पर आपको ई नॉट सेल पता है, Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपको दी गई, pH दिया गया है। pH मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर pH क्या होती है? तो pH क्या होती है? तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+, मतलब अगर कहें pH कितना दिया गया है तो 3, इसका मतलब क्या हुआ? तो pH मतलब होता है माइनस लॉग H+ दिया गया आपको, माइनस लॉग H+ कितना? तो 3, मतलब ये कितनी हो गई? तो इसका मतलब आपको क्या दिया गया है? तो ये लॉग H+ इक्वल टू कितनी हो गई? तो ये ऑब्वियसली ये -3,
मतलब H प्लस इज इक्वल टू कितनी हो गई कॉन्सेंट्रेशन, तो 10⁻³ दी गई आपको। ऐसे भी डायरेक्ट याद रखने के लिए बोले थे कि pH अगर 1 है मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1, pH 2 है मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻², pH 3 है मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3, pH 4 है मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻4। तो बेसिक pH 3 मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इतना। तो Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट एनी टाइम की पता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, तो आपको पता क्या नहीं, तो N की वैल्यू नहीं पता है, तो N कैसे निकालेंगे? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए मोल मोल रिलेशन लगाते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो इस सेल रिएक्शन का हम हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो बेसिक एट एनोड, एनोड पर क्या होती है? तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड पर क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? तो देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर कितनी होगी? तो +2, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब यहाँ 2Fe जो 2Fe है जो सॉलिड है ऑक्सीडाइज होकर किस में जा रहा है? तो 2Fe+2 में जा रहा है। और बेसिक इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, 1Fe के ऊपर +2 तो 2 के ऊपर +4, तो यहाँ 0 करने के लिए +4। और बेसिक उसी तरह से रिडक्शन किसकी हो रही है? तो ध्यान दीजिए रिडक्शन किसकी? O2 की रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर 0 O2 की है और यहाँ पर -1 हो जा रहा है। हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का +1 तो यहाँ भी +1 है, तो यहाँ O2 चेंज हो रही है किसमें? तो एट कैथोड। कैथोड पर क्या होती है? तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है? तो रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर क्या होती है? तो रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन किसकी हो रही है? तो O2 की। किस में हो रही है? तो H2O में हो रही है, H2O में हो रही है। बैलेंस करिए आप, इधर 2O2 है तो 2O2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बेसिक यहाँ लेकिन हाइड्रोजन कितनी होगी? तो 4 हो गई, और इधर हाइड्रोजन की कमी है तो इधर हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे? तो 4H+। और चार्ज को बैलेंस करनी है तो कैसे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके। यहाँ एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर +4, दोनों साइड चार्ज बराबर करनी, मतलब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 4 हाइड्रोजन के ऊपर 4 प्लस और 4 माइनस मिलकर के 0। तो ये नोड पर होने वाले रिएक्शन एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड पर होने वाले रिएक्शन कैथोड हाफ रिएक्शन, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये रिएक्शन आ जाएंगे। तो बेसिक इसलिए यहाँ पर ये सेल अगर आपको निकालनी है तो इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होगी? द स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ऑफ द सेल आपको कितनी है? तो 1.67 है, माइनस ये 0.0591 अपॉन N की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पर बेसिक N की वैल्यू कितनी है? तो ध्यान दीजिए बैलेंस रिएक्शन में कितना है? तो 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस रिएक्शन के अनुसार यहाँ पर क्या है? तो इस रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन होगी तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगी, मतलब N की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि अगर 1 मोल O2 रिड्यूस होगा तो कैसे रिड्यूस होगा? तो एनोड से 4 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर करके कैथोड की तरफ आएगा। तो बेसिस बैलेंस रिएक्शन के अनुसार यहाँ पर N की वैल्यू 4 हो जाएगी। लॉग व्हाट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर कितना? तो -10⁻³ इसके पावर में कितनी? तो 2 इंटू 1 अपॉन व्हाट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना? तो 0.1 मतलब 10⁻⁻1 इंटू ऑब्वियसली H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना? तो 10⁻³ इसके पार में कितनी? तो 4। तो ये हो गया 4 × 3 = 12, 1 13, और ऊपर में हो गया 6, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये दैट इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4। तो यहाँ पर होगी 10⁻⁻1, ये आपको गया 12, 1 13, ऊपर में हो गया कितना? तो 6, तो ये 7 ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो लॉग 10⁻7। इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा? तो 1.67 वोल्ट माइनस 1.67 माइनस कितना? तो 0.0591 अपॉन 4 इंटू 7। तो बेसिक 1.67 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, तो ये लगभग आप ले लीजिए तो 7 × 35 3.5 मतलब 0.1 मतलब लगभग 1.57 वोल्ट के आसपास ये आंसर आ जाएगा। मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम करेंगे, और भी क्वेश्चंस में हमें लगानी है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर देंगे, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग इससे समाप्त करते हैं। ओके, बाय।